सबका सारा चीज कंप्लीट है, चलो बट कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो तो। व्हाट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन? व्हाट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन? What is the arrangement of ovule in exile present placentation? चलो सिर्फ क्वेश्चन सुनो, आंसर व्हाट्सएप पे करना। What is the arrangement of ovule in exile placentation? What is the difference between exile and free central placentation? And what is the example of basal placentation? तीन क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। What is exile? What is difference between exile and free central? And what is the example of basal placentation? व्हाट्सएप पे करना, अभी मत करो, टाइम जाएगा। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द एंडोस्पर्मिक फ्रूट, एंडोस्पर्मिक सीड, इसका तो यहीं पे आंसर दो। व्हाट इज एंडोस्पर्मिक सीड? What is the different layer of pericarp? What is the different layer of pericarp? सब क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा। एंड व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक? यहाँ पे मत आंसर करो, अभी रहने दो, ठीक है। सब आंसर एक साथ भेजना तुम लोग व्हाट्सएप में। व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड व्हाट इज फॉल्स फ्रूट विद एग्जांपल। सबका आप एक पेज पे लिख के मुझे उसको उसकी पिक क्लिक करके सेंड करोगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, ठीक है। दिस इज अबाउट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में उसके बताएंगे एक एक करके, एक पर्टिकुलर फैमिली जिसका भी आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन को आप उसके फ्लावर, उसके लीफ, रूट, स्टेम के बारे में बताते हुए फ्लोरल डायग्राम तक पहुंचेंगे, फ्लोरल फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, मतलब उसके फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आज का लेक्चर बेसिक रहेगा, हम किसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम नहीं देखेंगे। जैसे जस्ट सपोज ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। इसमें जिस तरीके से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम में स्टैमेन, गाइनोशियम का अरेंजमेंट दिखाया है, उससे आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में ये फ्लावर किस तरीके से दिखेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक सिंबल और टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जो हमने जगह जगह देखी, उसको एक समराइज करके एक टेबल फॉर्म में आज का नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नाउ वेरियस मॉर्फोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा। Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief, in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो ब्रीफली होना चाहिए और उसका एक प्रॉपर पैटर्न है जो कि पूरा वर्ड वाइज एक्सेप्टेड है। क्लियर बेटा? In a simple and scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit. देखो अब सीक्वेंस अंडरलाइन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। किसी प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन उसका कहाँ से स्टार्ट होता है? हैबिट, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस अगर है तो इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स। अगेन आई रिपीट, हैबिट, किस हैबिटेट में वो ग्रो कर रहा है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, देन उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? रूट, स्टेम एंड लीव्स।
ठीक है, रूट एंड शूट सिस्टम। एंड देन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर, अब देखो बेटा ये चीज ध्यान में रखना, मैंने अभी वेजिटेटिव कैरेक्टर में कैलिक्स और कोरोला को नहीं बोला है, ठीक है। जब हम पूरे प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द perspective of plant, then vegetative features are root, stem and leaves and reproductive feature carrying by the flower, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लावर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सिर्फ फ्लावर के रिस्पेक्ट में, देन आउटर रिंग कैलिक्स एंड कोरोला विल बी वेजिटेटिव एंड inner ring androecium and gynoecium will be act as a reproductive ring। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा, ये टर्म को समझना, ये नहीं कि वेजिटेटिव पार्ट में आपने कैलिक्स और करोला को लिख दिया। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। क्लियर? आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस आप यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है ना बेटा, जैसे ध्यान करो जब मैं स्लाइड्स में पढ़ाती थी, जब लैपटॉप प्रॉपर वर्क कर रहा था, अभी मैं दीपावली पे जाके वो सब रिकवर कर लूंगी, तो उन स्लाइड्स में मैं इन चीजों को पॉइंट्स में लिखती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर रहना चाहिए। उसी तरीके से आपकी यहाँ पे अभी एक ड्यूटी बनती है कि आप इसको बुलेट फॉर्म में लिखोगे, कि जो सीक्वेंस है यहाँ पे एरो आ जाएगा, रूट, स्टेम, लीव्स, देन फ्लोरल कैरेक्टर। इन्फ्लोरेसेंस है तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में नहीं होगा, तो हम सिंगल फ्लावर की बात करेंगे, एंड फ्लावर के पार्ट्स, उसके फ्लावर के अरेंजमेंट, ठीक है। After describing various part of plant, a floral diagram and a floral formula are presented। तो जैसे ही आप फ्लो चार्ट में बनाओगे यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स के बाद आपका बाइफर्केशन हो जाएगा कि वहां पे आपको फ्लोरल फॉर्मूला देना है एंड फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो पूरे प्लांट की मॉर्फोलॉजी के डिस्क्रिप्शन में अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वन इज हैबिट, habitat, then vegetative character, root, stem, leaves, and then floral character, general characters of floral. If they have inflorescence, then about the inflorescence. If they don't have inflorescence, then about the single flower, flower parts, एंड उसके बाद फ्लावर पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बाद उसको फ्लोरल डायग्राम से एंड फ्लोरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ये सीक्वेंस? क्योंकि आगे जो आपका पोर्शन आएगा वो एक एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए आपको देना होगा, तो उस फैमिली के हैबिटेट के बारे में, उसके वेजिटेटिव पार्ट के बारे में, देन उसके बाद फ्लावर के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड लास्टली उसके जो भी फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है बेटा? नाउ सिंबॉलिक फॉर्म है इन द फ्लोरल फॉर्मूला, पहले मैं यहाँ से कवर कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, उस टेबल से हम लोग कवर करेंगे। इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। कई जगह मैंने कुछ कुछ सिंबल आपको बताते हुए हम चले हैं, तो आप यहाँ पे अब आपको पूरा एक जगह समराइज करके टेबल के फॉर्म में लिखना है। BR फॉर ब्रैक्टिएट, सभी को याद होगा ब्रैक्टिएट क्या है। K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। अब K और C ये एक याद करने वाली चीज होती है बेटा। K स्टैंड फॉर कैलिक्स, तो जो आप पहली रिंग है, पहली रिंग कैलिक्स आती है, ठीक है, और कैलिक्स के प्रोनाउंसिएशन में क आ रहा है, कोरोला में भी आएगा, इसलिए ये बहुत कोई बहुत वैलिड नहीं है, बट कैलिक्स को बोलते हैं कैलिक्स, तो के वहां से आप ले सकते हो जिस तरीके से आपको याद रहे, क्योंकि सी क्यों नहीं है इसका कोई जवाब नहीं है बेटा। सी फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, तो हम वहां पे कैलिक्स और कोरोला के लिए एक सिंबल तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसको बनाया उन्होंने कैलिक्स के लिए के दे दिया है। मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द सेपल वी रिप्रेजेंटेड इट बाय द के। क्लियर? एक एक चीज ध्यान से, एक एक का सिंबल है। BR फॉर ब्रैक्टिएट, K स्टैंड फॉर कैलिक्स, C स्टैंड फॉर कोरोला, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेटल, ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल, then we represented it by the C. P for perianth, when calyx and corolla can't be distinguished, they fuse to each other, और उनका जो कलर हो वो किसी भी तरीके से हो, अगर सेपरेटली नहीं आप उसको डिस्टिंग्वाइज कर पा रहे हो, then that is known as perianth. सिंगल यूनिट ऑफ पेरियंथ इज स्टैपल। क्लियर? तो P से रिप्रेजेंट करते हैं पेरियंथ को। क्या क्या मिला हमें अभी? ब्रैक्टिएट, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ।
आउटर साइड से हम देख रहे हैं एक फ्लावर के अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको ब्रैक्टिएट कहेंगे, नहीं प्रेजेंट होगा तो ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गैनोशियम एंड गैनोशियम में अब पहुंच जाओ तुम वापस से। टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमने पढ़ा था हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। कुछ भी तुम लोगों के चैट हम देखेंगे तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा, इसलिए साथ साथ में जिसकी चैट स्क्रीन पे आ रही है वही हम सिर्फ देख के रिप्लाई करेंगे अभी। तो हाइपोगाइनस क्या था? ओवरी सुपीरियर, ठीक है। एपिगाइनस इंफीरियर एंड पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। क्लियर है? ठीक है, सब एक रिकॉल हो रहा होगा आपको, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सब पढ़ाया हुआ है। तो अब आप समझो कि किसी फ्लावर में अगर हम उसकी ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ जी लिखने से तो हमें काम नहीं चलेगा। वी हैव टू मेंशन अबाउट द सुपीरियर इंफीरियर ऑफ और हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। क्लियर? दैट्स वाई जी वाले सिंबल के साथ एक लाइन यूज होती है, जैसे आपने मॉड या बार बनाया होगा, मैथ्स में देखा होगा उस तरीके से। तो जी के नीचे अगर लाइन है, ठीक है, दैट मीन्स कि जी ऊपर है, गैनोशियम ऊपर है, ओवरी ऊपर है, दैट इज सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर है ओवरी तो जी के नीचे लाइन है, ठीक है। इंफीरियर है ओवरी, जी नीचे है, लाइन बार ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में इंफीरियर ओवरी हो जाएगा। एंड पेरिगाइनस को रिप्रेजेंट करते हैं जी के आगे डैश से, अभी हम लोग देख लेंगे जो टेबल उसमें दिया होगा। क्लियर? अदरवाइज पेरिगाइनस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तरीके से का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। अभी एनसीईआरटी में आपको यही मिलेगा और हायर क्लासेस में इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्योंकि दैट इज सेमी। क्लियर? नाउ this symbol representing for male, this is for female, and obviously bisexual होगा तो symbol कैसा हो जाएगा? Like this. Clear? अब this one for actinomorphic and परसेंटेज इज फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। सब आपको टेबल में दिया हुआ है, आप इस तरीके से पैराग्राफिक इसको नोट्स में नहीं बनाओगे, ठीक है। नेम जो कैरेक्टरिस्टिक है और उसका सिंबल सामने। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट। अभी इसको कथा वाचने का कोई मतलब नहीं है, पहले हम सिंबल को देख लेते हैं, ठीक है बेटा। अभी ध्यान से देखना। ब्रैक्टिएट इज क्लियर, बी आर। ई ब्रैक्टिएट, ई बी आर। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? एक सर्कल, सर्कल के अंदर प्लस का साइन, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। देन जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक को दिस वन इज फॉर यू एंड दिस वन फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बाकी जितने सिंबल दिए हैं आप उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में रखोगे, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक आपको फर्स्ट वन परसेंटेज वाले को ही यूज करना है आपके एनसीईआरटी में, बट हायर में बाकी के सिंबल भी यूज होते हैं, जिसमें आपको क्लियरली सिंबल से समझ में आ रहा है कि टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो एक्सिस कौन सा होगा, ठीक है। वो क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, वो क्या, जैसे ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, तो वो इस तरीके से कट करने, वो सेंट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वो सेंट्रल एक्सिस वर्टिकल जा रहा है, ठीक है, वो सेंट्रल एक्सिस हाफ वर्टिकल जा रहा है। इस तरीके से किस एक्सिस पे वो फ्लावर डिवाइड है, बायलैटरल, उसकी वजह से यहाँ पे सिंबल आपको अलग अलग दिए हैं। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप इसको नोट डाउन कर लोगे, कभी हायर लेवल का कोई टफ क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछेगा तब वहां पे देगा, अदरवाइज आपको परसेंटेज वाला सिंबल ही याद रखना है। Bisexual means both androecium and gynoecium present, तो representation this type. Unisexual अगर स्टेमिनेट है मतलब मेल फ्लावर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा बता देना, मेल फ्लावर है तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। यूनिसेक्सुअल है, पिस्टिलेज, तो इस तरीके का।
कैसा फ्लावर हो जाएगा? फीमेल फ्लावर। देन एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन EPI, EPI, और कैलिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? अभी बताया था मैंने, के, तो EPI के। क्लियर? ठीक है। नाउ कैलिक्स, अब देखो कैलिक्स में मैंने तुम लोगों को टाइप्स भी बता रखे हैं कि कैलिक्स फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं। ठीक, जो एनसीईआरटी में कथा लिखी है उसको भी हमें सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलिक्स रिप्रेजेंटेड बाय के। ठीक है, अब के की बेस में देखो एन लिखा हुआ है, पावर में नहीं है, बेस में एन है। विजिबल है बेटा? आप लोग को दिख रहा है? के की पावर में सॉरी बेस में एन लिखा हुआ है। नाउ रिकॉल व्हाट इज पॉलीसेपुलस। जब सेपल हमको नंबर में ज्यादा दिखेंगे दैट इज पॉलीसेपलस, सब सेपल फ्री होंगे पॉलीसेपलस। तो एन को देखो फ्री रखा गया। अब एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है बेटा अपने को। अगर एन सिर्फ एन है, कोई ब्रैकेट नहीं है, इट मीन्स कि दैट कैलिक्स रिंग रिप्रेजेंटेड पॉलीसेपलस कंडीशन। इज इट क्लियर? गैमोसेपलस जब वो फ्यूज होगा, सेपल आपस में फ्यूज हैं, देन फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखो एन को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है। इज इट क्लियर? ठीक, अब एन इज व्हाट, कौन बताएगा मुझे एन क्या है? बताओ बताओ बताओ, एन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ सेपल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एन इज नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा है ना ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। तो कितने नंबर हैं उसमें, सेपल कितने प्रेजेंट है? 3 या 3 के मल्टीपल, 4 या 4 के मल्टीपल, उसको रिप्रेजेंट करेगा। के फॉर कैलिक्स, के रिप्रेजेंटेड बाय के एन और के ब्रैकेट एन। पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस वेयर एन रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ सेपल्स इन कैलिक्स। सॉरी, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोला। कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी अगेन वही, बेस में एन मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन, फ्री है, ब्रैकेट में मतलब फ्यूज है, फ्यूजन के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, गैमोपेटलस कंडीशन, पेटल्स आपस में फ्यूज हो रखे हैं, तो गैमोपेटलस। तो सी के बेस में एन, एन विद ब्रैकेट रिप्रेजेंटेड गैमोपेटलस, एंड एन विदाउट ब्रैकेट पॉलीपेटलस कंडीशन। ठीक, अगेन एन इज द नंबर ऑफ पेटल्स, तो आप पेंसिल से लिख लेना बेटा, एन इज नंबर ऑफ पेटल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज पेरियंथ। पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। देखो बाकी सबका सिंबल अपना फर्स्ट लेटर ही है, सिर्फ कंफ्यूजन कैलिक्स और कोरोला में है क्योंकि दोनों का सी से है। ठीक है, तो कैलिक्स, सी फॉर कैलिक्स, जो फर्स्ट रिंग है उसके लिए के लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पेरियंथ। पेरियंथ अगेन पी। तो पेरियंथ में कैसी कंडीशन होती है बेटा? पेरियंथ मतलब कैलिक्स और कोरोला हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री होगा तो पॉलीफाइलस, फ्यूज्ड होगा तो गैमोफाइलस। क्लियर? और गैमोपेटलस पॉलीपेटलस अगर लिख रहे हैं और उसमें भी कैलिक्स आप डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे तो भी लिख सकते हैं उसको, बट मोर क्लियर इज फाइलस वर्ड। पॉलीफाइलस एंड गैमोफाइलस अगेन, एंड फॉर द नंबर ऑफ टेपल, सिंगल यूनिट ऑफ पेरियंथ बेटा टेपल, तो एन फॉर नंबर ऑफ टेपल। सबकी पेंसिल चलनी चाहिए बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लोगे आप, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं आएगी आपको यही फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इतनी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो फॉर्मूले दिए हैं अगर आप उसको 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, जस्ट उसमें इंफीरियर सुपीरियर में मिस्टेक कर देता है, नंबर ऑफ पेटल्स सेपल में मिस्टेक कर देगा, 4 ऑप्शन देंगे, एक करेक्ट रहेगा, तो वो वहां से आप सॉल्व कर लोगे। बट रटना क्या है, अपने को समझ में आना चाहिए ना, तो इसलिए आप एक बार देखो अच्छे से। तो पेरियंथ हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट रिंग इज एंड्रोशियम रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब
एंड्रोशियम में भी सेम कंडीशन थी, या तो स्टेमन आपस में फ्यूज थे या तो फ्री हैं, या एक प्रॉपर्टी और है कोहेजन एंड एडेशन। एडेशन कब शो करेगा? जब वो फ्लावर की किसी दूसरी रिंग से अटैच्ड होगा। याद आ रहा है? स्टेमन, स्टेमन के कंडीशन में एपीफाइलस, एपीपेटलस, जिनेंड्रस कंडीशन, ठीक है। तो दैट इज एडिशन, उसको सेपरेटली देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं एंडोस्ट्रियम कैसे आपस में है। तो अगर वो फ्री है, स्टेमन फ्री है, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन, अगेन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम रिंग में नंबर ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटेड बाय n। नेक्स्ट वन इज a ब्रैकेट में n। कोहेजन, कोहेजन क्या होता है? जब सेम तरीके के, हमने बताया एडिशन और कोहेजन आपको हर जगह अप्लाई होगा, क्लियर? फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, बायो में भी, फिजियोलॉजी में आपको आएगा ही। तो जब भी हम एडिशन वर्ड करेंगे मतलब टू टाइप्स के मॉलिक्यूल या टू टाइप्स के सरफेस या टू डिफरेंट टाइप के बीच में इंटरेक्शन की बात करेंगे, वो अडेयर करते हैं एक दूसरे को, क्लियर? और जो मॉलिक्यूल्स आपस में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में है, दैट इज कोहेजन। जब हम वाटर मॉलिक्यूल, पानी देखो तुम, अगर कभी खेलते हुए शायद ट्राई भी किए होगे बचपन में, कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। पानी गिरा गिरा रहता है टेबल पे, तो हम कुछ बात करते करते हमारी फिंगर अपने आप मूव करती है और हम उन ड्रॉप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम वहां से मूव करते हैं, वाटर का ड्रॉप बहुत तेजी से हमारे फिंगर के साथ बढ़ता है, और वो जिस तरफ बड़ी वाली वाटर की ड्रॉप होगी उससे वो मिक्स हो जाता है, और फाइनली वो एक कंप्लीट, अगर वहां पे पानी है, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इतना कि वो ड्रॉप आपस में फ्यूज कर सके। अगर थोड़ी थोड़ी होंगी तो जैसा आप लाइन बनाओगे उस तरीके की लाइन बनेगी। तो आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल काफी तेजी से एक दूसरे में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है वाटर। अगर नियर बाय, अगर आप ऐसे ही कभी वाटर का फ्लो देखोगे, तो वाटर फ्लो करते वक्त भी ऐसे ही फ्लो को शो करेगा। आप जैसे उसको थोड़ा सा स्लोपी या टिल्टेड दोगे, और जिस तरफ वो ज्यादा वाटर होगा उधर जाके कम वाटर वाला मिल जाएगा, ठीक? तो दैट इज बिकॉज ऑफ कोहेजन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो और जब हम लोग जैसे हाथ हैंड वॉश कर रहे हैं या हम कपड़े धो रहे हैं, तो वो जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज एडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का दूसरे सरफेस से एडेसिव प्रॉपर्टी भी बहुत हाई होती है, एंड वाटर की आपस में कोहेजन प्रॉपर्टी भी बहुत हाई होती है, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजी। प्लांट का जो ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंड्रोशियम के केस में कोहेजन कंडीशन एंड एडिशन दोनों देखेंगे। फर्स्ट कोहेजन की बात हो रही है, मतलब स्टेमन आपस में फ्यूज हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेमन ब्रैकेट मतलब फ्यूज, क्लियर? अब आपको फिर से याद करो कि स्टेमन की भी अलग अलग कंडीशन है। 9+1 का था, ठीक, दो ग्रुप में इस तरीके का पढ़ाया मैंने ना। तो अलग अलग तरीके के फ्यूजन है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे नीचे 9+1 अगर रहेगा और 9 को ब्रैकेट में कर देंगे, मतलब 9 आपस में फ्यूज है +1, स्टेमन की 2 रिंग, ठीक है, जैसे 4+2 भी पढ़ाया है मैंने। 9+1 में 9 आपस में फ्यूज, 1 तो ऑब्वियसली वो क्या फ्यूज होगा, फ्री रहेगा, तो 9+1। नेक्स्ट वन इज गायनोशियम, रिप्रेजेंटेड बाय जी। कैपिटल लेटर है बेटा सब, कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट है। फिर से वही कंडीशन, या तो एपोकार्पस होगी या सिन कार्पस होगी, या तो मोनोकार्पल होगी, ठीक है, मोनोकार्पल होगी तो फ्री होगी, एपोकार्पस होगी तो मल्टीकार्पलरी हो सकती है और सारे कार्पस आपस में फ्री हो, तो एपोकार्पस कंडीशन। सिन कार्पस, सिन कार्पस में मोनोकार्पलरी का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ हमेशा कभी n आपको 1 नहीं मिलेगा। सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गायनोशियम मोर देन 1 होगी ही होगी, ठीक है, आपस में सिंक किए हुए होंगे, यस राइट, ठीक है, आपस में फ्यूज किए होंगे कार्पल, क्लियर? तो सिन कार्पस कंडीशन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होगी। फिर वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा बेटा कि कितनी गायनोशियम फ्री है, कितनी गायनोशियम फ्यूज है, ठीक है, तो उसको फिर से यहाँ पे n में आ जाएगा, जैसे 2+2 का अरेंजमेंट, इस तरीके जैसा अरेंजमेंट आएगा वो वहां पे सिंबॉलिक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा होगा। जितने फ्यूज होंगे उसको ब्रैकेट में कर देंगे, जो नहीं फ्यूज होंगे उसको फ्री। इज इट क्लियर बच्चा?
नाउ नेक्स्ट वन इज सुपीरियर। अब गाइनोशियम में हम सुपीरियर की ओवरी की बात करेंगे। दैट इज अगेन हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरीगाइनस। तीनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर है। सुपीरियर में हमें जी को ऊपर रखना है, सुपीरियर ओवरी, ठीक, जी ऊपर, बाकी सारे फ्लोरल रिंग कहाँ से रहते हैं, उससे नीचे से। तो वो लाइन लाइन जो है वो रेस्ट ऑफ द फ्लावर रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर। तो सुपीरियर ओवरी मतलब जी ऊपर, बाकी फ्लावर रिंग नीचे। इंफीरियर ओवरी बाकी की फ्लावर रिंग, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम ओवरी से, ओवरी के लेवल से ऊपर है, दैट इज एपिगाइनस। इंफीरियर ओवरी एंड हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, जो कप शेप का बन रहा था थैलेमस का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें दो कंडीशन हो सकती है, एदर हाफ इंफीरियर एदर हाफ सुपीरियर कंडीशन। उसको हम लोग जी डैश, और यहाँ पे आप नोट में लिख लोगे बेटा, इंफीरियर वाले जो कंडीशन दिया हुआ है दैट आल्सो यूज्ड फॉर द हाफ इंफीरियर कंडीशन, क्योंकि आपको याद हो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में हाफ सुपीरियर की बात नहीं की गई थी। मैंने वहां पे भी मेंशन किया था आपको ये चीज कि देयर इज नथिंग लाइक ओनली हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर आल्सो एग्जिस्ट। ओके बेटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज एडेशन। एडेशन इज लाइक कि एडेशन हमने कहाँ पढ़ा है, स्टेमन के केस में, किस तरीके का एडेशन है। तो यहाँ पे देखो आपको तीनों में एक लेटर कॉमन है, दैट इज ए, क्लियर। ए रिप्रेजेंटेड फॉर द एंड्रोशियम। एपीफाइलस, फाइलस वर्ड यूज करते हैं पेरियंथ के लिए, तो जब टैपल के ऊपर, एपी मीन्स ऊपर, क्लियर। और एडेशन को लिए जो एनसीईआरटी आपका लिख रहा था कि इस तरीके का यूज करते हैं, कौन किसके ऊपर अडेयर, ठीक है, तो दिस टाइप, क्लियर। एपीफाइलस कंडीशन होगा तो ए पी, पी फॉर पेरियंथ, ठीक है, टैपल। एपीपेटलस, पेटल, पेटल के लिए सी, कोरोला के लिए सी। देन जिनेंड्रस, कैलिक्स क्यों नहीं हो सकता बेटा, कैलिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि कैलिक्स सबसे आउटर रिंग है। अब या तो उसके पहले वो एंड्रोशियम और कैलिक्स के बीच में कोरोला रहेगा, या कोरोला और कैलिक्स आपस में मिक्स है तो पेरियंथ रहेगा। तो एंड्रोशियम डायरेक्ट कैलिक्स से अटैच तो हो नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस। थर्ड वन इज जिनेंड्रस, गाइनोशियम से अटैच्ड है, ठीक। तो देखो दो में आपको फर्स्ट टू में देखो तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पी एंड सी, जस्ट बिकॉज वो रिंग पहले आएंगी, क्लियर। और जिनेंड्रस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ए देन जी, गाइनोशियम लास्ट रिंग होती है, तो ए पहले आएगा और वो जी पे अटैच्ड है, क्लियर। तो उसको राइट साइड में लिखा गया, आगे अटैच्ड है। ए पीछे अटैच्ड है तो उसके पहले सी, उसके पहले पी। इज इट क्लियर बेटा, कोई डाउट यहाँ पे, सब लोग बताओ जरा, किसी को कोई डाउट, कौन कौन है। आलम, आकाश, रोशना, आयुष, फरेहा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, मुसैब, नम्रा, प्रफुल्ल, पृथ्वी, रेहान, समृद्धि, सांस, सार्थक, श्लेषा, श्वेत, श्रेयस, रोहिणी। बेटा सबको क्लियर है। एडेशन रिपीट कर दूं, ओके, ध्यान से सुनो। एडेशन की कंडीशन क्या है, जब आप दो डिफरेंट एडेयर, किसी को हम ग्लू से चिपकाते हैं जब, तो हम वहां एडेशन शो करते हैं। और साइंस में एडेशन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट पार्टिकल, तो दैट इज एडेशन, ठीक है। और सेम टाइप का जब होता है तो उसको कोहेजन कहते हैं। तो एडेशन के लिए एक्चुअली एडेशन वर्ड यहाँ फ्लोरल में यूज किया जाता है, एंड्रोशियम के लिए मतलब स्टेमन के। अब स्टेमन आपकी थर्ड रिंग है, उसके पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो अपनी आगे के रिंग, दो पॉसिबिलिटी है पहले तो, या तो वो अपने नेक्स्ट रिंग से अटैच्ड हो सकता है, या तो वो अपने प्रीवियस रिंग से अटैच्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट रिंग से अटैच्ड होगा तो गाइनोशियम, प्रीवियस से अटैच्ड होगा तो कोरोला, क्लियर। अब एक केस हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोला और कैलिस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पेरियन, तो उस केस को कंसीडर करते हुए तीन कंडीशन हो गए।
ठीक है, या तो वो गायनोशियम से अटैच्ड होगा, या तो वो पेरियंथ से अटैच्ड होगा, या तो वो कोरोला से अटैच्ड होगा। तो जब गायनोशियम से अटैच्ड होगा तो राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एंड्रोशियम के बाद गायनोशियम रिंग है। ठीक है, एंड्रोशियम फॉलोड बाय द गायनोशियम रिंग, इसलिए ए एंड जी। एंड पेरियंथ और कोरोला के केस में एंड्रोशियम के पहले लिखेंगे, और बाकी सारी चीजें कॉमन बेटा। यहाँ पे बेस में आएगा, नंबर आएगा। ठीक है, नंबर आएंगे, पी के, सी के, ए के, जी के, सबके नंबर आएंगे, तभी वो पूरा कंप्लीट होगा। तो इंफॉर्मेशन की बात होगी तो आपको नंबर, ओवरी की पोजीशन, ठीक है, एंड एडिशन, कोहेजन, सब कुछ एक साथ एक फ्लोरल फॉर्मूला में देना पड़ेगा। क्लियर? तो वो पेटल से अडेयर होगा तो कैलिक्स, कोरोला सी से, एंड पेरियन से होगा तो पी से। दैट इज एडिशन। नाउ इज इट क्लियर? ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, एक आप नोट कर लेना, कभी आ सकता है वो भी। ब्रैक्टियोलेट, ठीक है, जब नंबर ऑफ ब्रैक्ट्स रिंग प्रेजेंट हो। तो बी आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ब्रैक्टियोलेट। क्लियर? जब ब्रैक्ट की रिंग होल, कंप्लीट होल प्रेजेंट हो और नंबर ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हो, ब्रैक्ट रिंग प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, एंड अगेन नंबर आपका बेस में आ जाएगा, एन लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर? वापस से एनसीईआरटी में चलते हैं। अब एनसीईआरटी के पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल। देखा हमने, आर्क की तरह जो बनाएंगे दैट इज एडिशन। एंड फ्यूजन ब्रैकेट और बेस में एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब ये क्या था बेटा? ये दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला के सिंबल थे। क्लियर? इसी तरीके से आपको एक लिस्ट ऑफ डायग्राम रहेगी जिसमें आपको फ्लोरल डायग्राम की कैलिक्स कैसे ड्रॉ करना है, कोरोला कैसे ड्रॉ करना है, स्टैमिनेट कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, पिस्टिल कैसे ड्रॉ करना है, वो रहेगा। A floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement, and the relation they have with one another. The position of the mother axis. What is mother axis, beta? मदर एक्सिस कौन सी होगी? पेडिसिल, ठीक है, जिससे फ्लावर अटैच्ड होगा बेटा। फ्लावर का अटैचमेंट दैट इज मदर एक्सिस। The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive holes. Successive holes में जिस तरीके से ये अरेंज होते हैं ना बेटा, फ्रॉम इनर टू आउटर, उसी रिंग में उसको ड्रॉ भी करेंगे। जैसे फर्स्ट जो ड्राइंग होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कैलिक्स को, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गायनोशियम। तो इस तरीके का आपको सक्सेसिव पैटर्न दिखेगा। Calyx being the outermost and the gynoecium being in the center. Floral formula also shows cohesion and adhesion within the parts of holes and between the holes. The floral diagram and floral formula in figure 5.20 represent the mustard plant family Brassicaceae. अब फ्लोरल डायग्राम के लिए बेटा हम लोग एक देख लेते हैं, ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। अब देखो आप, इज इट विजिबल? फिगर विजिबल है आप लोग को? ध्यान से देखना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है बेटा? कैलिक्स, ठीक है। एंड मदर एक्सिस क्या हुआ? दिस वन इज मदर एक्सिस।
दिस वन इज मदर एक्सिस, ठीक है, जहां से आपका फ्लावर अटैच्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो कैलिक्स इज आउटर, के, ठीक, देन दिस वन इज कोरोला, देन दिस वन इज एंड्रोशिया एंड लास्ट वन इज गाइनोशियम, ठीक। अब गाइनोशियम में अगर हम आउटर से ही देखें तो कैलिक्स और कोरोला के शेप में आपको बीच में पॉइंटेड सा दिख रहा है। कैलिक्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से लेते हैं, दिस वन, क्लियर। इसका भी मैं टेबल अभी दिखाती हूँ आपको। तो कैलिक्स, कोरोला सिंपल ऐसे हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, हाफ मून तो नहीं बोलेंगे, जस्ट आप ऐसे समझ लो, सिकल से, क्लियर है, ठीक है। फिर स्टेमन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके के सिंबल यूज करते हैं। ये डायग्राम होता है एक्चुअली, जब हम पॉलन ग्रेन पढ़ाएंगे तो उसका चैम्बर इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलन चैम्बर बटरफ्लाई टाइप का चैम्बर होता है, इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पाइलोब स्ट्रक्चर, क्लियर है बेटा। देन आपको बीच में दिख रही है ओवरी, गाइनोशियम वाला पोर्शन जिसमें पूरा सराउंडिंग क्या है, दैट इज ओवरी, ठीक है। उसके अंदर जो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, कंप्लीट ओवरी, ठीक है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगेन वो लॉक्यूल वाला याद करो, इट मींस कि ये फ्यूज्ड है, ठीक है, सिनेंड्रस कंडीशन है, 2 ओवरी आपस में फ्यूज है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बेस्ड एक स्टडी करेंगे कि वो कैसे अरेंजमेंट। अब एस्टिवेशन पे आ जाओ। एस्टिवेशन ध्यान है, व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिंग। सेपल के रिंग के मतलब कैलिक्स के रिस्पेक्ट, कैलिक्स रिंग में सेपल अरेंजमेंट,